हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि जब आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने जाते हो ना, तो पेडिग्री एनालिसिस एक मेथड है एनालिसिस करने का कि अगर हम एक फैमिली उठा के देखते हैं तो उसमें जो है जो सक्सेसिव जनरेशन होते हैं उसमें किसी डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो पेडिग्री तो एक एनालिसिस करने का मेथड है, लेकिन हम पेडिग्री किस चीज के लिए एनालिसिस करते हैं आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए हम पेडिग्री की एनालिसिस करते हैं। तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ ही पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ना पड़ेगा। तो चलो आज ना मैं आपको कुछ रूल समझाने वाली हूँ, प्लस रूल के साथ मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगी और जेनेटिक डिसऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे कि बेसिकली पेडिग्री का क्या एप्लीकेशन है उसको आप समझ सको। अगर आप सिर्फ पेडिग्री पढ़ते हो तो आप उसके एप्लीकेशन को नहीं समझोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं और हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ होगा और हम ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो ये आपको सारे सिंबल्स मेल फीमेल और सेक्स अनस्पेसिफाइड ये आपका नॉन डिजीज हो जाता है। ठीक है, और जब आपको नीट के पेपर के अंदर पूछेगा नॉन डिजीज सिंबल तो वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। ठीक है, तो वो सिंबल सिंपल व्हाइट कलर में होगा। अगर डिजीज दिखाता है तो आपको शेडेड ब्लैक कलर में दिखाएगा। ये मैरिज का साइन हो जाता है। ये हो जाता है कंसिंजेनियस या क्लोज रिलेटिव के बीच में, यहाँ पे डबल लाइन दिख जाएगी, वो मैरिज हो जाएगा। एक ये देखेंगे यहाँ पे दो जनरेशन दी है, दिस इज एक लाइन के अंदर एक जनरेशन होती है, अगले लाइन के अंदर अगली जनरेशन होती है। तो आपसे एक आध बार ये क्वेश्चन भी पूछा है कि मान लो ये पेरेंट्स हैं और इनके दो बच्चे हैं, तो इसमें से यंगर कौन सा है ओल्डर कौन सा है। तो हमेशा जो लेफ्ट में होगा ये आपका ओल्डर होगा और जो नेक्स्ट होगा वो यंगर होगा। कुछ क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 करके नंबरिंग्स दी होती है, अगर नंबरिंग्स नहीं दी हुई तो भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक सिंबल देख लीजिए, मदर और फादर दोनों यहाँ पे नॉन डिजीज्ड हैं और बच्चा यहाँ पे डिजीज्ड है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ये क्या शो कर रहा है, ये आपका यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को शो कर रहा है। तो चलो इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी। यहाँ पे 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है जहाँ पे सेक्स अनस्पेसिफाइड है। सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब इंटरसेक्स नहीं होता या ट्रांसजेंडर्स नहीं होता है। इसका मतलब होता है बेटा है या बेटी है, ये चीज कंफर्म नहीं कर रहे। एक चीज जो मैं कि आपको आगे बताना चाहूंगी, 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जहां पे एक सिंबल ने हमें काफी परेशान किया था। ये सिंबल आपको दिख रहा है, तो इस सिंबल को भी हम समझ लेंगे। ये सिंबल होता है कैरियर मदर का फॉर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अच्छा, अब आप ये मत सोच लेना कि कैरियर फादर भी हो सकता है, राइट, क्योंकि फादर कैरियर नहीं हो सकता सेक्स लिंक में। आपको पता है ना कि एक्स ही वाई, ठीक है, एक ही एक्स के ऊपर डिजीज होगी और इस डायरेक्शन में वो कैरियर ना होकर डिजीज बन जाएगा। तो क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो आपकी बुक के अंदर ना कुछ इस तरह से एनसीईआरटी के अंदर जहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिया है वहां पे कुछ ऐसी पेडिग्रीज दी हुई हैं। तो पहले हम रूल्स को पढ़ेंगे और फिर हम इस पेडिग्री के ऊपर आएंगे और आपसे ही मैं सारे पेडिग्रीज को सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी पेडिग्री मिलती है, कोई सी भी पेडिग्री आपको मिलती है, तो आपका काम होगा सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि वो जो पेडिग्री है वो सेक्स लिंक्ड है या वो ऑटोजोमल है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम आप हमें डोमिनेंट और रेसेसिव की बात नहीं कर रहे। डोमिनेंट रेसेसिव भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इतने ज्यादा सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ कि आप कोई भी पेडिग्री बिल्कुल 10 मिनट में सॉल्व, मतलब जस्ट 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 10 मिनट की तो ये पूरी फुल वीडियो 50 क्वेश्चन के साथ में। तो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड होगा ना तो हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न में किसी भी डिसऑर्डर का ट्रांसमिट होता है। ओके, क्रिस क्रॉस का मतलब है फादर से, फर्स्ट जनरेशन के फादर से वो बीमारी डॉटर को जाती है और नेक्स्ट जनरेशन में वो सन को ट्रांसमिट हो जाती, मतलब फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन। फर्स्ट जनरेशन की मदर से वो ट्रांसमिट होती है सन को और सन से थर्ड जनरेशन में अगेन डॉटर को ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब कि क्रिस क्रॉस फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन। ठीक है, इस तरह से अगर कोई पेडिग्री पैटर्न को फॉलो करती है तो दिस इज सेक्स लिंक। ऑटोजोम की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा पहला पैटर्न फॉलो नहीं करने वाला है। तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि ये पेडिग्री जो कि आपको दो एनसीईआरटी के अंदर दिख रही है, अगर हम फर्स्ट पेडिग्री की बात करें तो दिस इज ऑटोजोमल या सेक्स लिंक्ड। ये ऑटोजोमल हो जाएगा या सेक्स लिंक्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माता जी बीमार हैं और नेक्स्ट जनरेशन के बेटा और बेटी दोनों बीमार हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस पेडिग्री इज ऑटोजोमल।
अभी हम डोमिनेंट या रेसेसिव की बात नहीं कर रहे, उसको भी हम बात करेंगे आगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस जनरेशन में कोई बीमार नहीं, बट नेक्स्ट जनरेशन में बेटा और बेटी दोनों बीमार। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑटोजोमल। तो होपफुली आप यहाँ से ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड को तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। अगर हम इस एक पेडिग्री को देख लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मदर बीमार है और सिर्फ बेटे बेटे को ये बीमारी गई है। इस बेटी को बीमार मत सोचिएगा, ये बाहर से आई है। बेटे बेटे को बीमारी गई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्स लिंक्ड, राइट। चलिए अब अगला सवाल आता है कि जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ठीक है। तो अगर वो डोमिनेंट है तो आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। हर जनरेशन के अंदर कम से कम एक बीमार पर्सन आपको मिल जाएगा। रेसेसिव है तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन मिल सकती है, और स्किपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि डिजीज जो चाइल्ड है उसके डिजीज चाइल्ड के पेरेंट्स जो हैं वो नॉन डिजीज मिल सकते हैं। आते हैं अगेन उसी पेडिग्री के ऊपर। क्या यहाँ पे आपको देखो, दिस इज हमेशा जब पेडिग्री मिलेगा तो जनरेशन को मार्क करेंगे। दिस इज जनरेशन 1, ठीक है। ये आपका हो जाता है जनरेशन 2, जनरेशन को हमेशा मार्क करिए। और ये पूरा का पूरा हो जाता है हमारा जनरेशन 3, राइट। तो यहाँ पे क्या आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन मिल रही, नहीं मिल रही। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोसोम के साथ साथ डोमिनेंट। ओके, मतलब मैंने क्या कहा, हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई बीमार आपको मिलने ही वाला है, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे आप ऑटोसोमल तो देख ही रहे हो, बट ऑटोसोमल में स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रही है। आपका जनरेशन 1 होता है, ये जनरेशन 2 होता है और ये जनरेशन 3 होता है। तो यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन आपको दिख गई। और मैंने क्या कहा था, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि एक बच्चा जो बीमार है उसके पेरेंट्स बीमार नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव, क्लियर है। तो अभी आप ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रेसेसिव को छाट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे सेक्स लिंक। तो क्या ये डिजीज, क्या ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेक्स लिंक में ये आपका रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। सेक्स लिंक के अंदर ये आपका रेसेसिव डिसऑर्डर हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर कौन से डिसऑर्डर को हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई जेनेटिकल डिसऑर्डर। अब आपको पता है जेनेटिकल डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक मेंडेलियन होता है, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कब होता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब होता है, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का नंबर मान लो मैं कह रही हूँ 46 होना चाहिए, और 46 की जगह अगर 45 या 47 हो गया तो इट कैन बी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन अगर एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और हम मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पेडिग्री एनालिसिस नहीं कर सकते। अब देखो इससे क्या फायदा होता है, अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कोई भी ऑप्शन है तो आप उसे एलिमिनेशन मेथड से सीधे का सीधे हटा सकते हैं, राइट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के कितने एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं। तो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर के टोटल एनसीईआरटी के अंदर 7 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और सिर्फ यही एग्जाम्पल्स ही आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप इसे समझ लेते तो आप पेडिग्री एनालिसिस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट disorder. Hemophilia, this is sex linked, and color blindness is again sex linked. सिक्किल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो ये सारे के सारे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। वैसे तो इस डिसऑर्डर को हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दिस इज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे यहाँ पे देख रहे 21 में 2 क्रोमैटिड्स होने चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, बट हम इसका पेडिग्री एनालिसिस नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते तो हमें पेडिग्री एनालिसिस में से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, अब मैं आपको कराती हूँ कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, द गिवन पेडिग्री इंडिकेट्स वेदर द सेडेड सिंबल इंडिकेट्स डोमिनेंट और रेसेसिव एलील। सेडेड सिंबल जो है डोमिनेंट को इंडिकेट करे, रेसेसिव को, ऑब्वियसली रेसेसिव को, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, देयर इज अ स्किपिंग ऑफ जनरेशन। पेरेंट्स बीमार नहीं है बट बच्चे बीमार है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करे, रेसेसिव को। देखा कितना फास्ट ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इन दिस पेडिग्री एनालिसिस सिंबल इज यूज्ड फॉर, क्या हो जाएगा, कैरियर फॉर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड द ट्रेट इंडिकेट्स। तो ये ट्रेट क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखो
फादर जो है, फादर डिजीज है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जनरेशन में डिजीज नहीं गई है, ये दोनों बाहर से यहाँ ध्यान रखिए। तो देर इज अ स्किपिंग ऑफ जनरेशन एंड फादर से यहाँ पे डिजीज तो नहीं गई है, बट यहाँ पे देखो मदर से सारे बच्चों को डिजीज चली गई है। तो क्या हम इसे ऑटोसोमल रिसेसिव बोल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ भी ले, ये होता है मैटरनल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। मैटरनल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे मदर से सारे के सारे बच्चे बीमार हो जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन पेडिग्री शो inheritance of autosomal recessive gene, what is the genotype of the given family? इस given family का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? तो देखो ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज है, रेसेसिव समझ रहे हो, रेसेसिव जीन अपने आप को कब फिनोटाइप देता है? इस कंडीशन में। तो इनका ये कंडीशन हो गया। अब आप सोच रहे हो फादर को हमें कैपिटल ए लिखना चाहिए या कैपिटल ए स्मॉल ए लिखना चाहिए? दोनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगा। बट अब मैं आपसे पूछूं क्या होगा इसका आंसर? तो भाई इसका आंसर ये होगा। रीजन क्या है? अगर हम इस ऑप्शन को लेते, बात को समझना, अगर हम इस ऑप्शन के साथ में इसको क्रॉस करते तो हमारे 50% बच्चे डिजीज हो जाते एंड 50% नॉर्मल हो जाते। बट यहाँ पे देखो चारों के चारों बच्चे नॉर्मल है, इसका मतलब कि इस तरह की कंडीशन आएगी 100% और कोई भी प्रोजेनी यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं होगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। Now move to next question. A pedigree is showing below for the disease that is autosomal recessive. The genetic makeup of the first generation is, इस first generation का genetic makeup क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई autosomal recessive है तो भाई recessive के लिए parents are not diseased, right? Parents यहाँ पे disease नहीं है, first generation का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन आप समझ पा रहे हो कि ऑटोजोमल रेसेसिव है, तो बस ये एक कंडीशन हमारे पास बचती है। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि जब हम इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल ए को जब हम कैपिटल ए स्मॉल ए से क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 75% बच्चे नॉन डिजीज आएंगे और 25% क्या आ जाएंगे? ए वाले, तो वो ये है, ठीक है। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन पेडिग्री शो इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द गिवन पेरेंट? यहाँ पे गिवन पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ये इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, जस्ट मैंने पहले ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन बिलो द पेडिग्री ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन अ फैमिली, ठीक है, इसका आंसर थर्ड होगा। रीजन ये है, मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देखो एक्सप्लेनेशन समझना, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल होता है, बेस सब्स्टिट्यूशन का भी होता है, ट्रांसवर्जन का भी होता है, क्योंकि जो प्यूरिन है ना वो पायरिमिडीन से आपका चेंज होता है, ठीक है। जीएजी बेसिकली जीटीजी से चेंज होता है ना, जीटीजी। डोमिनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि एचबीए एचबीएस आपका कैरियर होते हुए भी नॉर्मल फिनोटाइप भी दे देता है, बट कभी कभी एचबीए एचबीएस कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल होता है, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ साथ सिकल सेप भी देता है। आपको आ रही बात समझ में? तो ये हो गया। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करें, तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको ऑर्डर पे बताया था। तो आपको पता है कि यहाँ लेफ्ट में जो ए होगा, ए इज ओल्डर एंड बी इज यंगर, राइट? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी इज यंगर देन ए। इस आगे बढ़ते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। यहाँ पे देखो, देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या हो जाता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। होपफुली क्वेश्चन स्मूथली लग रहे होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देयर इज द स्किपिंग ऑफ जनरेशन, पेरेंट्स आर नॉट डिजीज बट चाइल्ड्स आर डिजीज, राइट? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज अगेन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स। आगे बढ़ते एक और सवाल कर लेते हैं, आखिरी। ये पेडिग्री के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दिस इज अगेन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगी, वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।